वेलकम बैक ऑन इनसाइड विद प्राइम। बात कर रहे थे हम बैरिस्टर सैफुद्दौला कादरी साहब से, और हमारे साथ रोस्टियर से मौजूद हैं अमजद मलिक, PMLN यूके लीगल विंग के प्रेसिडेंट। अच्छा बैरिस्टर साहब, ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था, एक तो इसकी जो है मैकेनिज्म क्या होना चाहिए अगर ये ऑनलाइन वोटिंग हो जाती है इस सिलसिला, तो इसको हमने किस तरह करना है। और एक जो हमने मैं बात करता था नादरा की, कि नादरा उन्होंने पाकिस्तान में जो शनाख्ती कार्ड की अथॉरिटी है, उन्होंने क्लेम किया है कि जी एक सॉफ्टवेयर है जिसका हमने इलेक्शन कमीशन को डेमो दिया और वो चल सकता था। उसके लिए सिर्फ जो आपकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको अपनी जो वहाँ हाई कमीशन है ये काउंसलेंट से उधर आना पड़ना था कि उनको अपना वोट मार्क करना था, देना था, और वो सारा मामला हो जाता और वो इसको हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी कर सकते थे। अब अगर नादरा ने ऐसा कोई क्लेम किया है कि उनके पास कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है और ECP अभी तक इस मामले में बड़ी हेजिडेंट है, तो इस सारे मामले को आप किस तरह देख रहे हैं? ECP की गलती है, सुस्ती है? सर पहली बात तो ये है, नादरा ने एक बात तो की है, लेकिन आपने शायद ये नादरा चेयरमैन है तारिक मलिक साहब, आपने तारिक मलिक का मैंने बयान पढ़ा, ब्रीफिंग दी, लेकिन आपने देखा होगा कि जो सऊदी अरब है, जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ मशीन रीडेबल पासपोर्ट भी नहीं। ठीक है। तो उस जो उन्होंने ईजाद की है चीज़, उसके लिए आपको मशीन रीडेबल पासपोर्ट चाहिए। ठीक है। तो पहली चीज़ है कि इट्स नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है। अभी नहीं हो सकता सही है। ये अच्छी बात है, ये अगले इलेक्शन में हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है, अगर पासपोर्ट होते भी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, आपने कहा बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप कर रहे हैं, कि कहाँ वोट देगा, मैं किसको वोट दूंगा, आप किसको वोट देंगे, मैं लाहौर में किसी को, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है कि जहाँ नवाज शरीफ को वोट दो, जरदारी को वोट दो। ये हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज, इतने MP सिंध वाले सिंध में वोट देंगे, पंजाब वाले पंजाब असेंबली में। एक किस्म का मिनी इलेक्शन होगा इस मुल्क। ठीक है। जो वहाँ इलेक्शन हो रहा है, 7,000 कैंडिडेट, कितने हज़ार खड़े हुए हैं, यहाँ एक मिनी इलेक्शन हो कि हर जगह। सिंध के लोग मेरा ख्याल है यहाँ 5% भी नहीं है, पंजाब के बहुत ज़्यादा हैं, कश्मीर के और भी ज़्यादा हैं। तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी, तो सारी लिस्टें तैयार करना 1 महीने में नॉट पॉसिबल, बट इट्स ए लकी थिंग कि अगली दफ़े एक साल में तो पॉसिबल है ना। हाँ, ये इनिशिएटिव अगले इलेक्शन में रियलिस्टिकली फॉर द फर्स्ट टाइम, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट, और किसी को नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट ने कौम को याद दिलाया है, सियासतदानों को, कि पूरी कम्युनिटी जो आपको पैसे भी भेजती है, जैसे आपने। अच्छा, वोटिंग किस बेस पे होनी चाहिए? पार्टी बेस होनी चाहिए या आपकी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपका पाकिस्तान का नाउ आई एम कमिंग टू दैट, या उस पे नाउ आई एम कमिंग टू दैट। जहाँ तक के आज की पोजीशन है, आई कांट सी, ये मैं नहीं देख सकता कि कॉन्स्टिट्यूंसी बेस पे हो सकता है। ठीक है। इट्स इम्पॉसिबल कि कराची से कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं हूँ 250 डिफेंस में, कितने लोग हैं यहाँ डिफेंस वाले, समझ गया। इसी तरह मुख्तलिफ चित्राल के कितने लोग हैं, शायद एक ही होगा, नथिंग। ठीक है। तो होना ये चाहिए कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए सियासतदान को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। मैं तो आपसे मैकेनिज्म पूछ रहा हूं ना कि मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? तो उसके लिए ये है कि या तो ओवरसीज की सीट्स रिजर्व कर देनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके, जिसमें यूरोप में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके प्रोपोर्शनल जितनी भी उनकी और उनकी आबादी है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में उनकी रिप्रेजेंटेशन भी होगी। वही ना, उनकी आबादी के लिहाज से कि 2 सीट जो हैं वो पूरे यूरोप को मिलेंगी। जैसे शहरों में, रूरल वगैरह में, जैसे कराची की 50 सीटें हैं, ये आबादी के अंदर 2, ऑस्ट्रेलिया में 1, या पूरा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, अमेरिका और कनाडा में 1, और यूरोप। लेकिन ये प्रॉब्लम जिन कंट्रीज में पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत स्कैटर्ड है, जिस तरह USA में, मतलब पूरे USA में बिखरे हुए हैं, इसी तरह सिमिलरली UK में भी, यूनाइटेड किंगडम में भी अगर आप इधर आए तो पूरे बरतानिया में जो है वो कम्युनिटी स्कैटर्ड ही है। उसमें अगर आप सीट रिजर्व कर भी लेते हैं तो उसमें उसकी कैंपेनिंग करना, लोगों के पास जाना, वो आप ख्याल में एक बड़ा पेचीदा और मुश्किल अमल नहीं है? फिर तो आप दूसरी साइड पे जा रहे हैं ना, फिर तो ओवर, जाहिर बात है उसकी नेगेटिव साइड भी है। पाकिस्तानी विल बी डिवाइडेड, एक दूसरे के साथ हाथापाई भी करेंगे, जो करते हैं, जलसे भी होंगे। अच्छा, आपने बात की ओवरसीज सीट्स की। अच्छा अमजद मलिक साहब, आपका क्या ख्याल है कि क्या मैकेनिज्म डिफाइन होना चाहिए अगर मेरे ख्याल में अगर आपने इस इलेक्शन में वोट डलवाते हैं तो पार्टीज को ही वोट होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी लिस्टें बनी नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जिनको डालनी है उनके पास ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी लिस्टें नहीं थी पूरी, मेंबर्स की, इनके पास कैंडिडेट्स की पूरी नहीं थी। कैंडिडेशियल जो प्रोसेस है कैंडिडेचर, उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया इन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, कि देखें कि कौन कौन सा कैंडिडेट कहाँ से कैसे कैसे खड़ा हो रहा है, या रिजेक्ट हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। आइंदा दिनों में मेरे ख्याल में कादी साहब वाली जो है प्रपोजल, वो पेंडिंग है। यही है जो साहिब राय है कि एवरी 10 लाख के ऊपर कम से कम 1 सीट दे दी जाए, या बड़े आज़मों में 2-2 सीटें कर दी जाएं, 8-10 सीटें मुकर्रर कर दी जाएं ऐवान में, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर देखा जाए। जिस तरह औरतों की सीटें 10 सीटें जो हैं वो उन पार्टियों को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, तनासब के ऊपर मिल जाती हैं कि जिस तरह का वोट उनको नेशनली मिला है,
उसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों की 10 सीटें जो है उन पार्टियों को वोट के तनासब से मिल जाए जितना उन्होंने वोट कैरी किया है पाकिस्तान में या ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटों के ऊपर। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा होगा। इससे ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेडल करने से भी बच जाएंगे, वो लोग यहाँ अप्रोच करने से भी बच जाएंगे, इनकी नुमाइंदगी भी हो जाएगी, इनका काम भी हो जाएगा और इतनी लड़ाई भी नहीं होगी, क्योंकि पार्टियां खुद बंदे अपने नाम देंगी और वो नाम जाहिर है ऐसे ही देंगी जो काबिल कबूल हों, उस जगह पे रहते हों, नाइकोब कार्ड होल्डर हों या यही मकीम और सुकूनत पजीर हों। इससे मेरे ख्याल में काफी जो बिकरिंग है वो बच जाएंगे। उससे पाकिस्तान को एज अ स्टेट को नुकसान नहीं होगा और इतनी फर्दर डिवीजन भी नहीं होगी और लोगों की जायज जो राय है, जायज जो मुतालबात हैं वो भी पूरे होते नजर आएंगे। क्योंकि मैं नहीं समझता कि एक सऊदी अरब में रहने वाला आदमी, अमेरिका में रहने वाला आदमी और बरतानिया में रहने वाला आदमी, उन तीनों को पाकिस्तान में रहने वाला जो वजीर जो कभी इन मुल्कों में शायद आया ही नहीं है वो जांच सके या इनको इनके मसलों को मुझे एड्रेस लेकिन कर। साहब एक चीज़ और भी समझ आई है इस आपकी बड़ी आपने ज़बरदस्त बातें की हैं और बड़ी मतलब है कि सेंसिबल आपकी बात थी। और बैरिस्टर साहब तो ऑब्वियसली वैसे ही मैंने पहले ही बोला एक टावरिंग शख्सियत के आदमी हैं जिनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, जिनका अपना एक बड़ा सोचने का एक तरीका कार है और जिससे मैं इनकी बातों से इनके आर्गूमेंट से एग्री भी करता हूँ। लेकिन इस सारी गुफ्तगू, इस सारे आज जो आप दोनों ने अपने शख्सियात ने अपने ख्यालात का जो इजहार किया है, एक चीज़ मुझे समहाउ ज़रूर थोड़ी सी क्लियर होती है, वो ये होती है कि गवर्नमेंट्स जो है रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 90s जो पाकिस्तान में जिसको हम एक डेमोक्रेसी की सही इब्तिदा बोलते हैं, फ्रॉम 1988 इलेक्शन से मैं बात करता हूँ, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट्स ने मोर देन, मुझे ये लगता है कि ये लैक ऑफ जो इंटरेस्ट टुवर्ड्स ओवरसीज पाकिस्तानी से ज़्यादा उनको ये अमल वैसे एक बड़ा मुश्किल और पेचीदा और उनको एक बड़ा तकलीफ दे अमल लगता है इस पूरे सिस्टम को पाकिस्तान से बाहर इंप्लीमेंट करना। शायद यही उनकी बहुत बड़ी रिजर्वेशन है जिसकी वजह से वो अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। वो एक और चीज़ है, एक तो प्रॉब्ली इस प्रोसेस ज़रा डिफिकल्ट लगता है उनको, और सेकेंडली मेरा ख्याल है जिस तरह बैरिस्टर साहब ने बोला कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज इसको देखें तो फिर कोई इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट बनता ही नहीं है। तो मे भी शायद इस वजह से रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को, ये डिफरेंट बड़ी पॉलिटिकल जमातें हैं, उनको इस सारे प्रोसेस में कोई एक्स फैक्टर नहीं नजर आया, उनको कोई वैल्यू नजर नहीं आई, एडेड वैल्यू कोई नजर नहीं आती उनको ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट की। आप इस असेसमेंट से एग्री करेंगे? चूजिंग है ना जी, उन्होंने चूज किया है कि रेफरेंडम में अगर वोट लेना पड़े तो ले लिया जा सकता है, इन लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर देखें ना, अगर 10 या 12 पार्टीज हैं बड़ी, उनके अगर वो लिस्ट में आ जाए, वोटर लिस्ट में नाम, और उनकी वो लिस्ट बना के बैलेट पे उसको टिक करना हो तो बड़ा आसान है कि ओवरसीज पाकिस्तान 80 लाख लोगों ने पार्टियों का मंशूर देख के 12 पार्टियों में से एक टिक लगानी है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ बैरिस्टर साहब, इसी बात पे जो मैंने भी सवाल किया, आपकी क्या राय है? बात ये है कि जो आपकी बात है वो सही है। मेरा तो हमेशा से ख्याल रहा कि जो ओवरसीज पार्टीज हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मैंने 50 साल का मेरा तजुर्बा है, उसमें भुट्टो साहब जैसे कदावर से लेकर नवाज शरीफ तक, दे आर ओनली इंटरेस्टेड जब उन्हें ज़रूरत होती है, जब निकाले जाते हैं यहाँ पर तो उन्हें लॉबी की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद जब पावर मिल गई भूल गए पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तान, बदकिस्मती से। अब कसूर किसका है? ओवरसीज पाकिस्तानियों का। अच्छा। अब मैं मुझे मलिक साहब से कहूँगा, ये वेरी आर्टिकुलेट मैन, कि भाई आप नून के हैं, अब बहुत एन मुमकिन है, इट लुक्स लाइक कि नून की गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, तो इनको चाहिए कि नून की गवर्नमेंट से कहें कि वो आते ही चंद महीनों के अंदर ऐलान करें कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी के वाकई एक्शन लिया। नहीं, ये तो मेरा एक तवक्को है ना कि अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगी वो इस ओवरसीज पाकिस्तानी वोट इशू को पहले दिन से सुन तो लें, तवक्को जो तजर्बा है वो भूल जाते हैं। अभी तो चल रहा है ना हंगामा ओवरसीज पाकिस्तानी। इस दफा इस इशू को भी उस बड़ी शिद्दत से उठाया गया ना, उठाया गया इलेक्शन तक 62 प्रीवियस इलेक्शन ज्यादा है, ठीक है, इलेक्शन 62 63 भी बड़े जोर शोर से उठाया गया। तो कादरी साहब भी आए, उन्होंने भी मतलब बड़े जोर शोर से उठाया, सब उठ रहे हैं मसले। नवाज शरीफ, मुशर्रफ साहब भी वहां पहुंच गए हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि हर सीरियस मामले पे कंसल्टेशन होता है। यहाँ पर लीगल एड कम हो या ना हो, लॉयर से कंसल्टेशन होता है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों से कंसल्टेशन होना चाहिए, एक प्रोसेस शुरू होनी चाहिए, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कि पार्टीज को वोट मिले, कि इंडिविजुअल्स को वोट मिले, लेकिन ये प्रोसेस शुरू होनी चाहिए। नेक्स्ट 5 ईयर के बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन हो, वी शुड बी इन अ पोजीशन वेयर एवरीबॉडी इज एग्री टू मैच। ठीक है, अमजद साहब, आखिरी सवाल, बिल्कुल छोटा सा जवाब, क्या आप अगले इलेक्शन तक ये चीज़ इंप्लीमेंट होते देख रहे हैं? ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोटिंग राइट उनको आते हुए देख रहे हैं, मिलते हुए देख रहे हैं? ये तो भाई 3-4 लोगों का हैंड इन ग्लव काम करना पड़ेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी, जमातें, हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी, जो माइंड सेट बना दी, ये चारों लोग एक पेज पे होंगे
تو پھر ہی کہیں کوئی بات بنے گی، کیونکہ یہ چاروں لوگ ہم سے خائف ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قادری صاحب یہ جو ہے انہوں نے سفید بال کیے ہیں 50 سال کام کر کے، یہ آدمی اگر آئے گا تو اس کو پیسے کی طلب نہیں ہے، کیونکہ یہ محنتی آدمی ہے. اس نے 50 سال ریگولیٹری کمپلائنس میں سخت ترین حالات میں اپنا نام بنایا ہے. یہ جب آئے گا تو یہ ہمیں بتائے گا کہ یار یہ تو غلط ہو رہا ہے، یا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یا یہ ڈرے گا نہیں، ووکلی بات کرے گا. اس چیز سے ڈرتے ہیں میرے خیال میں لیڈرز. امجد صاحب آپ کے ٹائم کے لیے بہت بہت شکریہ. بیرسٹر صاحب پرائم ٹی وی پر آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا فار انوائٹنگ. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین امید ہے آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا سنا. کافی سارے اس میں حقائق، کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کے حوالے سے ان کی مشکلات، اوورسیز پاکستانی کی جو قربانی ٹورڈز پاکستان اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. خیال یہی ہے کہ اس الیکشن میں تو یہ ووٹنگ رائٹ نہیں ملے گا، اور جو پاکستان میں بیوروکریسی کے، سیاست کے جو طریقہ کار ہے، جو ان کا کام جس طرح کرنے کا ان کو کرتے ہیں، اور جس طرح امجد ملک صاحب نے بھی کہا کہ یہ اس کے لیے ایک نہیں کئی سٹیک ہولڈرز کو آپ کو اس میں مل کے بیٹھنا پڑے گا. شاید اگلے الیکشن تک بھی یہ چیز ممکن نہ ہو اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ نہ ملے. ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس insightwithprime@primetv.tv. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں آپ کا ہوسٹ تیمور اقبال. اللہ حافظ.